हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ अंकित। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th का आपका मैथ्स का चैप्टर है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं सर? रियल नंबर्स आपके रैशनल और इरेशनल का कलेक्शन होता है। अब बात आती है कि सर रैशनल और इरेशनल क्या होता है। अब उसके लिए अपन थोड़ा सा पहले क्लियर कर लेते हैं टॉपिक, ठीक है? तब आपको रियल नंबर क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे फर्स्ट अपन लेते हैं नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं सर? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, सो ऑन इन्फिनिट तक चलता है। सेकंड आता है हमारा होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं सर? वो 0 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिट तक चलेंगे, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्राइम नंबर। सर प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आर द नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय नंबर 1 एंड नंबर इटसेल्फ, जो सिर्फ और सिर्फ खुद की टेबल में आता है। जैसे इसको हम बोल सकते हैं कि इसके कितने फैक्टर होते हैं सर? इसके 2 फैक्टर होते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिया 17, अब 17 किसकी टेबल में आएगा सर? 17 की टेबल में आएगा। तो 17 के 2 फैक्टर हो गए, एक 1 और 17। तो ऐसा कोई नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं उसको हम प्राइम नंबर्स बोल सकते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, बहुत सारे नंबर हैं, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं सर? द नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय नंबर 1, नंबर इटसेल्फ एंड एनी अदर नंबर। और इसमें आपके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। जैसे आपने कोई भी नंबर लिया, उसके 2 से ज्यादा फैक्टर आ जाए। जैसे आपने एक नंबर ले लिया 6, अब 6 के फैक्टर क्या होंगे सर? 6 का फैक्टर होगा 1 होगा, 6 होगा, 2 होगा और 3 होगा। तो ये जो नंबर है इसके मोर देन 2 फैक्टर हो गए, तो इसका मतलब मोर देन 2 फैक्टर में जो नंबर आएगा दैट विल बी योर कंपोजिट नंबर, ठीक है? इसके बाद आगे चलते हैं अपन को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं सर? ऐसे प्राइम नंबर का पेयर जिसके कॉमन फैक्टर 1 ही होगा। कॉमन सेंस की बात है कि प्राइम नंबर में कॉमन फैक्टर 1 ही होगा। अब जैसे प्राइम नंबर मैंने ले लिया 5 एंड 7। अब 5 और 7 क्या है सर? ये दोनों आपके प्राइम नंबर हैं, और प्राइम नंबर में इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा सर? 1 होगा। तो ये आपके क्या हो गए? को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर का पेयर जिसका कॉमन फैक्टर ऑलवेज 1 ही आएगा, ठीक है? फिर आती है बात हमारी रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। अगर किसी नंबर को मैं p अपॉन q फॉर्म में लिख सकता हूं तो ये आपका रैशनल नंबर हो गया, ठीक है? जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 22 अपॉन 7, तो सर ये आपका रैशनल नंबर हो गया। कैसे? क्योंकि हमने इसको फ्रैक्शन में लिखा है। एक नंबर ले लिया मैंने 5 अपॉन 7, इसको मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है, तो ये भी आपका रैशनल नंबर हो गया, ठीक है? अब बात आती है इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब जो भी आपका टर्म होगा रूट फॉर्म में आ जाता है। ये आपके क्या है सर? ये हमारे इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको फ्रैक्शन में लिख ही नहीं सकते। तो हम इसको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, तो ये आपका इर्रेशनल नंबर हो गया। और एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको ऐड करना चाहता हूं रैशनल और इर्रेशनल में। अगर बात इर्रेशनल की चल रही है तो आपका जो भी टर्म आएगा दैट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग, ठीक है? नॉन टर्मिनेटिंग मतलब एंड नहीं होगा, नॉन रिपीटिंग रिपीट नहीं होगा। और आपका अगर रैशनल नंबर की बात चलती है तो रैशनल नंबर आपका अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसके साथ आएगा रिपीटिंग, ठीक है? और अगर टर्मिनेटिंग बोला जाता है, जैसे कोई नंबर है टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग अगर कोई नंबर है तो वो क्या होगा? नॉन रिपीटिंग। तो इसका मतलब ऐसा नंबर ही आपका रैशनल नंबर होगा। जैसे नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो एंड नहीं हो रहा लेकिन रिपीट होगा। कॉमन सेंस की बात है कि जो एंड नहीं हो रहा वो रिपीट हो रहा है, ठीक है? अब जैसे अपन ने ले लिया
0.3333 सो ऑन, ये क्या है सर? ये एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट हो रहा है। अब एक मैंने नंबर ले लिया 1.125, ये क्या है? टर्मिनेटिंग है, एंड हो गया लेकिन नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि रिपीट नहीं होगा। कॉमन सेंस की बात है, जो एंड हो रहा है वो रिपीट कैसे हो जाएगा? ठीक है, तो हमें ये पॉइंट ध्यान रखना है, रैशनल और इरेशनल। अब बात आती है कि सर हमारा जो चैप्टर है वो क्या है? सर रियल नंबर है, उसका नाम आपका रियल नंबर है चैप्टर का। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं सर? द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर्स। तो रैशनल और इरेशनल का जो कलेक्शन होता है उसको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये था हमारा बेसिक। स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज 1.1 से। ठीक है, तो 1.1 एक्सरसाइज जो है आपकी, उसमें फर्स्ट आपका क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज इट्स प्राइम फैक्टर। तो आपको क्या करना है, छोटे बच्चों के क्वेश्चन हैं, आपको इसको फैक्टराइज करना है। लेकिन फैक्टराइज अलग चीज होती है, प्राइम फैक्टराइज अलग चीज होती है। प्राइम फैक्टराइज का मतलब होगा आपको फैक्टर इस तरीके से करने हैं कि वो नंबर में जो आपके फैक्टर आएंगे वो प्राइम नंबर्स होंगे। अब जैसे आपने 140 नंबर लिया, 140 को आपको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो सर 2 7 जा 235, 5 7 जा एंड 7 1 जा। तो ये जो नंबर है आपके 2 2 5 7, ये चारों नंबर्स क्या है सर? ये प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। सेम ऐसे ही आपको ये सेकंड क्वेश्चन करना है, ये खुद से करना है बच्चों। 156 है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, टाइम नहीं खराब करते हैं, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई। एलसीएम क्या होता है सर? लोएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर आपको दो ही डिजिट देते हैं तो आपको उसमें वेरीफाई जरूर देगा, क्योंकि दो डिजिट के साथ वेरिफिकेशन जरूर आता है। अब जैसे 26 और 91 है, तो 26 का प्राइम फैक्टर और 91 का प्राइम फैक्टर क्या होगा सर? 26 आता है 13 की टेबल में, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 13, ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। क्यों? क्योंकि 2 इज द प्राइम नंबर एंड 13 इज आल्सो द प्राइम नंबर। नेक्स्ट आता है अपना 91। 91 सर 13 की टेबल में आता है, 13 7 जा 91 होता है, तो सर 7 इज द प्राइम नंबर एंड 13 इज आल्सो प्राइम नंबर। अब बढ़ते हैं आगे, सर हमें इसमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ में क्या करेंगे बच्चों? अपन जो कॉमन नंबर होता है वो ही लिया जाता है। इसमें कॉमन नंबर क्या है? 13, तो ये एचसीएफ हो गया इसका 13। और अगर एलसीएम आपसे पूछा जाएगा तो कॉमन नंबर तो आप लेना ही है, आपको ये कॉमन तो आपको लेना ही है। और ये जो नॉन कॉमन टर्म है 2 and 7, ये भी ले लो। तो 13 इंटू 2, 13 2 जा 26, और 26 इंटू अगर हम 7 करते हैं बच्चों, 26 इंटू 7 कितना होगा? 182। तो 182 आपका क्या है सर? एलसीएम है। ओके, क्लियर है बच्चों? ये हमने 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर लिया है। लेकिन आपका आंसर ये नहीं है, आपको आगे वेरीफाई भी करना है। ठीक है, वेरीफाई भी था ना अपने पास क्वेश्चन में, देखो। तो वेरीफाई कैसे करेंगे सर हम? तो वेरीफाई के लिए फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एलसीएम क्या है सर? 182। एचसीएफ क्या है आपका? 13। और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये 2 नंबर है, इनका प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 182 इंटू 13 अगर अपन करते हैं तो क्या आएगा? ठीक है, 182 एंड 13 अगर अपन करेंगे तो क्या आएगा? देना एक बार बच्चों, फोन देना, कैलकुलेटर निकाल दो इसमें। 182 इंटू 13, तो ये आपका आ जाएगा 2366 एंड सेम एज 26 इंटू 91, दैट विल बी 2366। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका इक्वल आंसर आ रहा है, इट मीन्स ये आपने वेरिफिकेशन कर लिया है, ये जो आपका आंसर है बिल्कुल सही है। तो वेरिफिकेशन का हमारे पास यही बेनिफिट होता है कि वेरिफिकेशन करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमने जो आंसर फाइंड करा है एज ए एलसीएम एज ए एचसीएफ वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। अब आपने इसमें और पीछे वाले क्वेश्चन में एक छोटा सा माइनर डिफरेंस है, ये आपको एलसीएम और एचसीएफ बोल रहा है, लेकिन वेरिफिकेशन आपको क्वेश्चन में नहीं बोलेगा, क्योंकि 3 टर्म्स हो गए 12, 15 एंड 21। तो 3 टर्म्स में वेरिफिकेशन नहीं होता है। 12,
15 एंड 21। आपको इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, ओके। 15 के होते हैं आपके 5 इंटू 3 और 21 के होते हैं 7 इंटू 3। अब बात आती है कि सर हमें इसमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम और एचसीएफ। अब पहले हम फाइंड कर लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा सर, जो कॉमन नंबर है दैट विल बी योर एचसीएफ। तो कॉमन तीनों में एक ही आ रहा है, क्या है 3, तो एचसीएफ हो गया आपका बच्चों 3। सेकंड, अगर आपको एलसीएम फाइंड करना है, सेकंड आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, एलसीएम। तो कॉमन तो लेना ही है आपको, ये कॉमन टर्म तो आपका आएगा ही आएगा 3। अब बाकी हो गया 2 2 जा 4 5 जा 27 जा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो 3 2 जा 6 2 जा 12 5 जा 60 67 जा 420। तो ये आपका आ गया बच्चों एलसीएम और ये आपका आ गया एचसीएफ। ठीक है बच्चों, तो हमारे सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। इसमें वेरिफिकेशन नहीं करना है। वेरिफिकेशन क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास कितने टर्म है 3। तो वेरिफिकेशन का फॉर्मूला वहीं यूज होगा जहां पे 3 टर्म्स होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9, वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम। अब आपको बोल रहा है कि दो नंबर है आपके 306 एंड 657, इसका एचसीएफ जो 9 है आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो अपन को पता है कि सर दो नंबर है तो उसमें वेरिफिकेशन का फॉर्मूला तो लगेगा ही। वेरिफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, एचसीएफ कितना है 9, एलसीएम कितना है सर, वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, फर्स्ट नंबर है 306 एंड सेकंड वन इज 657। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाय 9। तो 9 से जब आप इसमें डिवाइड करेंगे 34 टाइम जाएगा, 34 इंटू 657 करेंगे 22338 विल बी योर एलसीएम, विल बी योर आंसर। ओके बच्चों, क्लियर है। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब ये कहना चाह रहा है कि अगर हम 6 पावर n को 6 की पावर n, मतलब हमने इसका कोई डिग्री n एज्यूम करा है, वो n जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा, ये 0 पे एंड हो सकता है क्या, अगर मैं 6 की पावर n को सॉल्व करूं तो। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको इसका है ना पहले बेसिक करा देता हूं, है ना, फिर अपन इसको आंसर को करेंगे। देखो ये कहना चाह रहा है 6 की पावर n, और n क्या है नेचुरल नंबर, और हम सबको पता है कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होते हैं। ठीक है, तो 6 की पावर मैंने 1 पुट करी तो आपका आंसर आया 6। मैंने 6 की पावर 2 पुट करी, 6 की पावर मैंने 2 पुट करी, कितना हो गया 36। 6 की पावर 3 2 1 6, 6 की पावर 4 1 2 9 6। तो आपने देखा होगा बच्चों कि हर एक में आपके पास यूनिट बेस पे क्या आ रहा है 6। तो आपका जो रिजल्टिंग नंबर है वो है 6, और अगर आपका रिजल्ट नंबर 6 है तो इसका मतलब 6 का जो प्राइम फैक्टर है दैट विल बी, आपको पता ही है 2 इंटू 3। अगर हम 6 का प्राइम फैक्टर करते हैं, 6 का प्राइम फैक्टर जो है वो क्या होगा सर 2 इंटू 3। और अगर ये प्राइम फैक्टर है आपका तो सर ये 5 से डिविजिबल होगा ही नहीं, क्योंकि अगर मेरे को 0 चाहिए तो 0 उसी में आएगा जो 5 से डिविजिबल होगा। जैसे 10 5 से डिविजिबल होगा, 20 30 40, इन सब नंबर में स्पेशलिटी होती है, सब नंबर 5 और 2 से डिविजिबल होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर आपको 0 चाहिए तो आपके लिए कंपलसरी जो फैक्टर है, जो प्राइम फैक्टर है, वो आपके होने चाहिए 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ये तो हुई बात समझने की कि सर ये 6 की पावर n 0 पे एंड क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें हर एक में यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 6, और 6 के प्राइम फैक्टर होते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, और अगर हमें 0 चाहिए तो उसमें प्राइम फैक्टर आपके लिए क्या आने चाहिए 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 5, अब आपको ये पता है, लेकिन हम इसको एग्जाम में ऐसे थोड़ी लिख के आएंगे, ये एक्सप्लेनेशन तो गलत है। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिख के आएंगे तो हमें नंबर नहीं मिलेंगे, और मार्क्स हमें चाहिए तो हमें क्या करना है, हमें स्टेटमेंट से सॉल्व करना है इसको। अब स्टेटमेंट क्या है बच्चों, ध्यान से देखना आप, ठीक है, और सुनना। इफ द नंबर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 देन इट इज डिविजिबल बाय 5। अगर ये बोल रहा है कि अगर एक नंबर 6 पावर n 0 पे एंड हो रहा है तो वो डिविजिबल किससे होगा, कॉमन सेंस की बात है कि सिर्फ 5 से तो डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, देयरफॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पावर n कंटेन द प्राइम
5, दिस इज नॉट पॉसिबल। अब ये बोल रहा है कि अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं किसका, सर 6 की पावर n का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें 5 आना चाहिए, 5 आएगा तभी तो मैं डिवाइड कर पाऊंगा, ठीक है। बट दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। सर पॉसिबल क्यों नहीं है, बिकॉज द ओनली प्राइम इन फैक्टराइजेशन ऑफ 6n इज 2 and 3, कि अगर हम 6 के प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो उसमें आएगा 2 और 3, और अगर आपको 0 चाहिए तो उसमें प्राइम फैक्टर आपके पास 5 भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न हो गया लिखने का कि भाई इस तरीके से अपन को लिखना था कि अपन को मार्क्स मिले। सो देयर इज नो वैल्यू ऑफ n इन द नेचुरल नंबर फॉर विच 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, ठीक है। ये आपका एक लिखने का पैटर्न है, बाकी समझा मैंने दिया कि आपको इसमें 0 एंड क्यों नहीं होगा, 6 की पावर n 0 पे एंड क्यों नहीं होगा, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो है एक्सप्लेन वाई 7, 11, 13 plus 13 and 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 plus 5 are composite number. We know that the composite number are more than 2 factor. जो भी आपका नंबर आएगा उसमें 2 से ज्यादा फैक्टर आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो एक अपन सॉल्व करते हैं इसमें कि सर एक कंपोजिट नंबर है क्या, ये पूछ रहा है आपसे, तो हम प्रूव करके बताते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13, इसमें कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, कॉमन 13 आ रहा है, तो 13 कॉमन है तो मैंने उसको बाहर ले लिया, ठीक है। 13 को मैंने कॉमन ले लिया, रिमेनिंग 7, 11, 13 की प्लेस पे 1 और 13 की प्लेस पे 1, ये 13 एज इट इज आ गया। 11 7 जा 77 प्लस 1 78। अब आप खुद दिमाग लगाना बच्चों, जो भी नंबर आएगा, हालांकि इसके बाद करना नहीं है आपको, यहीं पे प्रूव हो गया कंपोजिट नंबर है। इसके बाद जो भी नंबर आएगा वो किससे डिविजिबल होगा, 1 से, नंबर इटसेल्फ एंड 13 से एंड 78 से। तो ये रीजन है कि ये जो नंबर आएगा रिजल्टिंग नंबर वो आपका क्या होगा, कंपोजिट नंबर, ठीक है। नेक्स्ट ये जो सेकंड इसका पार्ट है ये आपको खुद से करना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे बच्चों। अब हमारा नंबर जो एक्सरसाइज 1.2 आ गई हमारी, एक्सरसाइज 1.2 जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन बनता है वो यही है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। आपको ये प्रूव करना है कि √5 इरेशनल नंबर है। सर इरेशनल नंबर हमें तो पता है इरेशनल होता है, लेकिन आपको ये प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर होता है। अब इसमें क्या करें सर हम ऐसा करते हैं कि हम इसको रैशनल एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अगर रैशनल हमने एज्यूम कर लिया और ये रैशनल नंबर आ गया तो इसका मतलब ये रैशनल है, और अगर हमने रैशनल एज्यूम किया और रैशनल नंबर नहीं आया तो इसका मतलब इरेशनल है, ठीक है। तो आपने आंसर स्टार्ट कैसे करना है, ध्यान से देखिए बच्चों। लेट अस एज्यूम दैट √5 इज ए रैशनल नंबर, सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। हमने एज्यूम किया है कि √5 क्या है, सर √5 एक रैशनल नंबर है जो P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड P एंड Q आर को प्राइम नंबर। P और Q को हमने क्या एज्यूम किया है, को प्राइम नंबर। वी नो दैट द को प्राइम नंबर द पेयर ऑफ 2 प्राइम नंबर विद द कॉमन फैक्टर 1, ठीक है। तो P और Q का अगर हमने इनको को प्राइम नंबर एज्यूम किया है तो इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, ओके। ये हमने एज्यूम किया है। अब आपने यहां पे लिखा √5 इक्वल्स टू P अपॉन Q। ये क्यों लिखा सर, √5 इक्वल्स टू P अपॉन Q आपने क्यों लिखा है, क्योंकि सर हमने इसको क्या एज्यूम किया है, सर इसको हमने रैशनल नंबर एज्यूम किया है, और अगर ये रैशनल है तो ये P बाई Q फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। तो √5 का स्क्वायर तो हो गया √5 का स्क्वायर, और P अपॉन Q के लिए हो गया P अपॉन Q का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है कि सर √5 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो √5 का स्क्वायर तो 5 आ जाएगा, और P अपॉन Q का स्क्वायर करेंगे देन इट विल बी P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, ओके। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन Q स्क्वायर 5 से मल्टीप्लाई आएगा, देन द रिजल्ट विल बी 5Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर। अब इसका मतलब ये हुआ, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका वो क्या होगा, सर Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर अपॉन 5। इसका मतलब तो यही हुआ, ठीक है। नाउ P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब आप देखो P स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, आपको लिखना नहीं, सिर्फ समझा रहा हूं मैं। नाउ P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो P विल आल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर P स्क्वायर में 5 का डिवाइड हो रहा है तो P में भी 5 का डिवाइड होगा, ठीक है। ये हम लेके आए यहां से रिजल्ट, ठीक है। सो वी कैन राइट P इक्वल्स टू 5m फॉर सम
इंटीजर। अब हमने यहाँ पे किसका फैक्टर फाइंड करा है? p का। अब सेकंड हमारे लिए क्या काम है सर? अगर p का फैक्टर आपने फाइंड कर लिया तो आपको q का फैक्टर भी फाइंड करना है। तो अगर आपको q का फैक्टर फाइंड करना है, इट मींस वी हैव टू रिप्लेस p। तो हमने p को रिप्लेस किया, तो p इक्वल्स टू हमने क्या एज्यूम किया है? 5m। बस आपको ध्यान रखना है, √2 है तो 2m, √3 है तो 3m एंड √5 है तो 5m। ये आपको एज्यूम करना है, ठीक है। m क्या है सर? m इंटीजर है। आगे आ जाते हैं। अब हमने जो एज्यूम किया है इसके अकॉर्डिंग p इक्वल्स टू क्या एज्यूम किया आपने? 5m इन 5q² इक्वल्स टू p²। ये 5q² p² कहां से है सर? ये जो हम अभी रिजल्ट लेके आया था ना, यही वाला है, इसी में आपको रिप्लेस करना है, ठीक है। अब इसमें आपने रिप्लेस किया 5q² इक्वल्स टू p², देन 5q² इक्वल्स टू p की प्लेस पे क्या आएगा बच्चों? p इक्वल्स टू क्या एज्यूम किया है आपने? 5m। तो यहाँ पे p की प्लेस पे हमने पुट कर दिया 5m का स्क्वायर। नाउ 5q² इक्वल्स टू 5m का स्क्वायर करेंगे देन इट विल बी 25m²। नाउ 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा तो 5m² इक्वल्स टू q²। अब इसके बाद रिजल्ट क्या होगा सर? इसके बाद आएगा q² इक्वल्स टू 5m²। नाउ m² विल बी q² अपॉन 5। अब इसका मतलब क्या हुआ सर? q² किससे डिविजिबल है? 5 से। तो हमने ये लिखा है q² इज डिविजिबल बाय 5, सो q विल आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो q भी 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो क्या आया है? हमने p और q को क्या एज्यूम किया था सर? p और q को हमने को प्राइम नंबर एज्यूम किया था। उसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही आना चाहिए था, लेकिन हमने जो रिजल्ट लेके आए हैं उसके अकॉर्डिंग p और q का कॉमन फैक्टर 5 भी हो गया। तो इसका मतलब हमारा एज्यूमशन गलत हो गया कि हमने p और q को को प्राइम नंबर एज्यूम किया था। अब हमें लिखना कैसे है इसको, एग्जाम में मार्क्स कैसे मिलेंगे, ठीक है। देयरफॉर a एंड b हैव एटलीस्ट 3 एज ए कॉमन फैक्टर। यहां पे क्या था बच्चों? और p एंड q हैव एटलीस्ट 5 एज ए कॉमन फैक्टर। p और q में हमने कॉमन फैक्टर 1 एज्यूम किया था और यहां पे कॉमन फैक्टर हमारे पास 5 भी आ गया, ठीक है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम। तो इसका मतलब जो सही बात है वो ये है कि सर a और b क्या है? को प्राइम नंबर। लेकिन ऐसा एक्चुअल में हुआ ही नहीं। को प्राइम नंबर का तो कॉमन फैक्टर 1 होता है, तो ये तो गलत है सर, ठीक है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन। ऐसा क्यों हुआ? क्यों अराइज हुआ ये? क्योंकि आवर इनकरेक्ट एज्यूमशन, क्योंकि हमने एज्यूम ही गलत किया था। एज्यूम हमने क्या किया था स्टार्टिंग में? √5 एक रैशनल नंबर है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन जो अराइज हुआ है वो इसका रीजन क्या है? इनकरेक्ट एज्यूमशन। हमने एज्यूम ही गलत किया है दैट √5 इज ए रैशनल नंबर। ये हमारा एक तरीके से इनकरेक्ट एज्यूमशन की वजह से ही आपने ये चीज को प्रूव किया है, ठीक है। तो यहाँ पे एज्यूमशन दैट √5 इज ए रैशनल नंबर, ये हमने एज्यूम किया था, बट ये क्या एज्यूमशन था आपका? इनकरेक्ट, गलत है। सो वी कंक्लूड दैट √5 इज इररेशनल। ये एक स्टेटमेंट है बच्चों, ये आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। ये स्टेटमेंट आपको याद करने पड़ेंगे। हालांकि आप अपनी लैंग्वेज में भी कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन बुकिश लैंग्वेज लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड द लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इररेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है 3 + 2 √5 एक इररेशनल नंबर है, ठीक है। नाउ लेट अस अज्यूम दैट 3 + √5 इज ए रैशनल नंबर, so it can be written in the form of p upon q and p and q are co-prime numbers, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको उसमें भी लिखना था, इसमें भी लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ 3 + √5 इक्वल्स टू 5 upon q, p upon q सॉरी, प्लस 3 का आप ट्रांसपोजिशन करेंगे देन √5 इक्वल्स टू p upon q माइनस 3 upon 1। अब इसका एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम क्यों आएगा? p × 1p, q × 3q। नाउ अब आपको बस यहीं तक ही करना है, ठीक है। इसमें ये बेनिफिट रहेगा, जब भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, सॉरी इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे 3 + 2 √5, 7 √5, 3 + √7, किसी भी तरह का मतलब प्लस या मल्टीप्लीकेशन में अगर कोई नंबर आता है रैशनल और इरेशनल, तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा, ओके। अब इसमें भी हमें लास्ट में क्या लिखना है सर? स्टेटमेंट तो लिखना ही पड़ेगा, हमें कितना भी आता हो, लेकिन हमें प्रूव कैसे करना पड़ेगा कि हमने उस चीज को प्रेजेंट कैसे किया, हमने लिखा क्या है उस चीज में,
उसी पे मार्क्स मिलेंगे आपको। सिंस a एंड b आर इंटीजर, या फिर p एंड q आर इंटीजर्स, वी गेट p अपॉन q माइनस 3 इज रैशनल। ठीक है भाई, हमारे पास हमने तो क्या एज्यूम किया था, हमने तो रैशनल एज्यूम किया था, और उसके अकॉर्डिंग रूट 5 एक क्या है, रैशनल। भाई हमने एज्यूम करा था 3 प्लस रूट 5 एक रैशनल नंबर है, और हमने उसके इक्वल में भी रैशनल नंबर ही लिया है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल। लेकिन हम सबको पता है कि सर रूट 5 क्या होता है, सर ये तो एक इरेशनल नंबर होता है। चलो ठीक है बच्चों, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, वही लैंग्वेज है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ और इनकरेक्ट assumption that 3 plus root 5 is irrational। हमारा इनकरेक्ट assumption क्या था, 3 plus root 5 क्या है, सर ये एक आपका रैशनल नंबर है। सो वी conclude that 3 plus root 5 is irrational number। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, और वन शॉट में मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 2 आएगा पॉलिनोमियल्स। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द बेस्ट।